वेलकम टू कानून गुरुज। आज हमारे साथ हैं एडवोकेट विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। मैम नमस्कार। थैंक यू सो मच सर, आज आप आए, वेलकम। आपने टाइम स्पेयर किया। जी। जी सर, क्योंकि सर काफ़ी मुश्किल होता है स्पेशली कोर्ट आवर्स में टाइम स्पेंड करना इस चीज़ के लिए, एकेडमिक्स के लिए, इंटरव्यूज के लिए। इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट मैम आई एग्री, आपने यू स्पेंड किया। एब्सोल्युटली राइट। एब्सोल्युटली राइट। एक कोर्ट का शेड्यूल बहुत टाइट होता है, इसमें कोई शक नहीं है। सर टाइमिंग्स भी जो है 10 to 5 है, तो 10 to 5 में एक एडवोकेट के लिए इट्स वेरी हार्ड टू स्पेयर अ टाइम। मैम आई एग्री, यू एब्सोल्युटली राइट। बट ये कुछ चीज़ें एकेडमिक्स वगैरह के लिए करनी होती हैं, दैट इज़ गुड फॉर द अदर जनरेशन एज वेल एंड लिटिगेंट्स एज वेल। तो इतना टाइम तो निकालना बनता है एटलीस्ट। बिल्कुल सर, और डेफिनेटली आपके जो व्यूज़ हैं हमारे अपकमिंग लॉयर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो सर बिफोर वी स्टार्ट अ टॉपिक, जो कि आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। टॉपिक जी। स्टार्ट करने से पहले सर हमारे जो व्यूअर्स हैं, आपका लिटिगेशन जर्नी या आपका अभी तक का जो एडवोकेसी का जो प्रोफेशन रहा है, उसके क्या अप एंड डाउन्स रहे, क्या प्लस एंड माइनस रहे, उसके बारे में जानना चाहेंगे। मैम मैं सिंस 2010 प्रैक्टिस में हूँ। शुरुआत मेरी दिल्ली हाई कोर्ट से हुई है, लेकिन उससे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी काम किया है। लेकिन जब से प्रैक्टिस में आया हूँ, कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस कर रहा हूँ। क्रिमिनल फील्ड मेरा मेन फील्ड है, क्रिमिनल आईपीआर साइबर क्राइम। लेकिन हाँ, ये फील्ड बिल्कुल भी इजी नहीं है, और ना ही ये वो फील्ड है जिसमें हर कोई आदमी आए और खड़ा होकर एकदम से काम शुरू कर दे। एडवोकेसी एक बहुत वास्ट फील्ड है और इसमें बहुत एक्सपीरियंस मायने रखता है। बहुत से केसेस आए, बहुत सी जगह गए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिफरेंट हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया, सारे हाई कोर्टों में जाके काम करना एक अलग ही एक्सपीरियंस था। और आई थिंक माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस रहा है मेरा अब तक। अच्छे केसेस भी आए, टफ केसेस भी आए, कुछ ऐसे केसेस भी आए लगता है कर भी पाएंगे या नहीं, लेकिन हाँ, भगवान के आशीर्वाद से आज के टाइम में काम कर रहे हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं। किस तरीके के मैटर्स आप देखते हैं? मैं क्रिमिनल, साइबर क्राइम, आईपीआर, एनडीपीएस, रेट्स, पीआईएल, बेल एप्लीकेशन, अपील्स, ये मैटर्स मैं देख रहा हूँ। चेक बाउंसिंग वगैरह के मैटर्स हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स भी हैं, उसमें कुछ ट्रांसफर पिटिशंस हैं सुप्रीम कोर्ट से। बाकी हाई कोर्ट में रेट पिटिशंस हैं, अपील्स हैं, बेल्स हैं, ये सारी चीज़ें मैं देख रहा जी सर, तो यानी आपका जो स्पेशलाइजेशन है वो इंक्लिनेशन जो है वो क्रिमिनल की तरफ ज़्यादा है, हूँ। ऑफ एज़ आई कोर्स, फील। एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि जी मेरे सर, तो फादर सर भी आप किस एडवोकेट रहे हैं, उनका कोई फील्ड क्रिमिनल का ही था, तो उसी में इंटरेस्ट है शुरू से। जी सर, तो किस तरीके के कोर्ट्स में आप जाते हैं? आई मीन सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में या ऑल ओवर इंडिया में आप अपना मैं टेरिटरी जो है कवर मैं करते हैं? मैं ऑल ओवर इंडिया ऑल कोर्ट्स कवर कर रहा हूँ मैं, इंक्लूडिंग ऑल हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दिल्ली एज वेल। तो आपके लिए इंडिया कोई के 18 मेमोरेबल हाई केस कोर्ट में रहा? काम करने का एक्सपीरियंस अलग है। जी सर, तो कोई मेमोरेबल केस रहा सर अभी तक का? मैम हैं, केसेस हैं, 4-5 केसेस हैं इस तरह के जो बहुत मतलब मेमोरीज ही बन गई उनकी। दिल्ली हाई कोर्ट का एक केस था जिसमें 2 लोगों का मर्डर हुआ था, और मर्डर करने वालों में 5 लोग थे, जिसमें एक बच्चा था एट दैट टाइम 2001 या 2 के आसपास। उसकी उम्र रही होगी करीब एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट द एज मस्ट बी नियर अबाउट 14 to 15 ईयर्स। पूरा केस चल गया, सब कुछ हो गया, लोअर कोर्ट से कन्विक्शन तक हो गया, हाई कोर्ट से तक से कन्विक्शन हो गया। लास्ट स्टेज में ये लोग हमारे पास अपील में आए थे, हमारा बच्चा अंदर है साहब, माँ बाप और बेटा 3 लोग अंदर थे। तीनों को उम्र कैद की सजा हुई थी, और अपील में हम लोगों ने हाई कोर्ट में इस चीज़ को पॉइंट आउट किया, तो मैटर सुप्रीम कोर्ट में जा चुका था। इस चीज़ को हमने हाई कोर्ट से टेकअप करके उस बच्चे को बाहर निकाला। जो बच्चा ऑलरेडी कम से कम नहीं तो 8 साल से अंदर था, जुवेनाइल उसे डिक्लेयर करा के हाई कोर्ट से, फिर उसको हम लोगों ने उसका एक्विटल कराया। वन ऑफ द लीडिंग केस फॉर दैट एज ए जुवेनाइल। और अभी उसके माँ बाप की अपील पेंडिंग है, और आज के टाइम में वो बंदा बाहर है, बच्चा बाहर है। ऑल्दो उसकी उम्र आज के टाइम में अच्छी खासी है, बट एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट वो बंदा जुवेनाइल था। इस बात का कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और उस बंदे को एक्विटल भी दिया। बहुत बड़ी बात है सर, क्योंकि आपने एक एक जो लाइफ है
एक ह्यूमन लाइफ का पूरा जो फ्यूचर है वो आपने सेव किया है, एटलीस्ट उसके पास में जो रेस्ट ऑफ द टाइम है वो उसमें वो अपनी लाइफ को जो वापस से स्टार्ट कर सकता है। मैम आई एग्री, एक्चुअली लॉ का जो कॉन्सेप्ट है, हमारा क्रिमिनल लॉ है, हमारा क्रिमिनल लॉ कभी नहीं कहता किसी आदमी को पनिश करें आप। हमारा क्रिमिनल लॉ में एक वर्ड है मेंजरिया। द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एनी conviction or any of the person kept behind the bars is not to punish the person. The main concept is behind that to change the mentality, change the mind. We cannot punish the mind itself, so इसलिए हम बंदे को पनिशमेंट दी जाती है। और एक चीज और है, क्राइम करना ही से क्राइम नहीं होता। क्राइम का है सोचना, उसकी प्लानिंग करना, उसके बारे में उसको पूरा डिजाइन करना, उसका हर पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज को प्लान करके उस एग्जीक्यूट करना, दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ क्राइम इटसेल्फ। लेकिन उस चीज की प्लानिंग करना और सोचना, दैट इज ऑल्सो क्राइम, दैट इज डन बाय द ब्रेन इटसेल्फ। हमारा लीगल सिस्टम ये कहता है कि इस चीज को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। उस चीज के प्रिवेंशन के लिए हमें आदमी को जेल में सजा भी दी जाती है, जेल में रहता है, रेमिशन भी दी जाती है, कुछ लोग अच्छे आचरण पे छोड़ा भी जाता है सरकार के द्वारा। इवन कोर्ट्स भी उसमें फरलो पैरोल ग्रांट करती हैं। उसका मेन मोटिव यही है कि क्या पता बंदे के मेंटेलिटी में चेंज आया हो और एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता हो या कोशिश करे। दैट इज़ द मेन थिंग। जो हमारा जो लीगल सिस्टम है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जैसे पीएनजे। एग्जैक्टली सर। तो सर अब टॉपिक सब जैसे इस जो है इस तरह की जो बातें हैं वो तो चलती रहेंगी ड्यूरिंग द टॉपिक। सो जी नाउ वी कम टू द टॉपिक। जो टॉपिक है वो काफी बहुत इंटरेस्टिंग है। वैसे क्रिमिनल अमूमन ना इंटरेस्टिंग ही होता है। जो हमारी मूवीज जो होती हैं वो भी जनरली क्रिमिनल ट्रायल पे बेस्ड होती हैं, कभी भी सिविल मैम, ट्रायल एक्चुअली मतलब यहाँ उसमें। मैं आपको इंटरप्ट करूँगा। क्रिमिनल ट्रायल जो रियल है और जो मूवीज में है उसमें बहुत फर्क है मैम। जमीन आसमान का फर्क है। और ट्रायल का सिस्टम जो मूवीज में जो रियलिटी में है उसमें कोई भी सिमिलरिटी कहीं से कहीं तक नहीं है। राइट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट itself till सुप्रीम कोर्ट, everything is totally different. जो हमारा टॉपिक है विच इज अरेस्टिंग ऑफ द पर्सन। क्योंकि एक Right. अरेस्टिंग का ही सीन मतलब जब भी ऐसा लगता है कि किसी को अरेस्ट किया जा रहा है तो एक वो हथकड़ी और पुलिस और वो सब चीज जो है माइंड में आती है, इमेजिनेशन चलती है। तो उसी चीज को इवन पॉइंट आउट हथकड़ी करते हुए मैं हथकड़ी आपसे लगाने तक के ऊपर आज के टाइम में इन सब चीजों को लेकर रूल्स आ चुके हैं। बिल्कुल सर, इसलिए इन्हीं रूल्स को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं अमेंडमेंट्स को ध्यान में रखते हुए आज ये टॉपिक चूज किया गया है। सर इसमें मैं ये जी जानना चाहूंगी कि पुलिस को कब वारंट की नेसेसरी नहीं होती है, अच्छा नहीं होता है वारंट किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए। मैम, वारंट अरेस्ट करने के लिए होता है। और वारंट तब लिया जाता है जब पुलिस को लगता नहीं ये बंदा सस्पिशियस है और इसने एक एक्टिविटी करी है। लेकिन बहुत से इंस्टेंसेस ऐसे होते हैं जब पुलिस के सामने दो ऑप्शन होते हैं, तो अरेस्ट करो या जाने दो। कि कभी कभी इस तरह का टाइम होता है भाई अरेस्ट करना मैंडेटरी है और इतना टाइम ही नहीं है कि पुलिस जाए वारंट ले, वारंट लेके कोर्ट से आए उसे एग्जीक्यूट करे। इन द सेंस सीधे अगर उन्हें लगता है ये बंदा भाग सकता है या कुछ ऐसा नई कैजुअलिटी हो सकती है, इन दैट केस वारंट इज नॉट नेसेसरी। इन द सस्पिशन इटसेल्फ पुलिस कैन अरेस्ट। और अरेस्ट को लेकर के भी मेल और फीमेल्स के लिए दोनों के लिए अलग अलग गाइडलाइंस हैं, अलग अलग पैरामीटर्स। अगर मैं फीमेल्स की बात करूं तो उनको अब 6 महीने शाम को 6 बजे के बाद अरेस्ट नहीं कर सकते। एज द टाइम ऑफ अरेस्ट एक फीमेल कांस्टेबल होना जरूरी है जो कि उनको अरेस्ट करेगी। मेल कांस्टेबल और मेल पर्सन कैन नॉट अरेस्ट ए फीमेल। ओनली फीमेल इज रिक्वायर्ड टू अरेस्ट ए फीमेल। ओके सर, तो सर ये अपना जी सेक्शन है सीआरपीसी का विच इज 41। इसमें सर राइट। कौन से न्यू अमेंडमेंट्स हुए हैं, अभी अमेंडमेंट हुए हैं वो क्या है। मैम, सेक्शन 41 में जो अमेंडमेंट हुए हैं वो बहुत नेसेसरी हैं और अच्छे अमेंडमेंट्स हैं। उसका रीज़न सिर्फ इतना है कि पुलिस काफ़ी जगह चीज़ों को अपने लेवल पे उसको ख़त्म करने का प्रयास, कभी कभी अनऑफिशियल चीज़ें हो जाती हैं। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं, बेल का मैटर आ गया, पुलिस सेक्शन 41 से आरपीसी का नोटिस दिया, उसके बाद नहीं, कभी कभी दिया ही नहीं गया। इवन उसके बाद भी बंदे को अरेस्ट कर लिया गया बिना, मतलब पुलिस उस चीज़ को सीधे सीधे कहीं
प्रोसीड ही नहीं करना चाहती उस बारे में। इसीलिए जो अमेंडमेंट्स आए हैं वो इस तरह आए हैं कि पुलिस को सेक्शन 41 को लेकर के उसकी कंप्लायंस ज़रूरी है। अगर आप किसी भी तरह से सेक्शन 41 की कंप्लायंस नहीं करते हैं एज पर द अमेंडमेंट्स, इन दैट केस दैट विल बी कंसिडर्ड इलीगल अरेस्ट, और उस अरेस्ट को कोर्ट भी एक्सेप्ट करेगा कि इलीगल है बिकॉज नॉन कंप्लायंस ऑफ द सेक्शन 41 सीआरपीसी एज पर द अमेंडेड रूल्स। बिल्कुल सर, तो यानी कि 41 की कंप्लाइंस होना बहुत ज़रूरी है। मस्ट है मैम। और इवन ओके सर। बेल के टाइम पे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लेवल तक पे भी अगर कंप्लायंस नहीं हुई है तो पुलिस डिटेन डिटेन कर रही है तो ये टोटली इलीगल हो जाता है। जी सर। अच्छा सर, ये बताइए कि जब किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है, यानी आफ्टर जी अरेस्टिंग, क्या उस जी एडवोकेट सॉरी जो क्लाइंट है, जो पर्सन है, जो अरेस्टेड पर्सन है, जी क्या उसे ये राइट है कि वो अपने एडवोकेट से कंसल्ट कर सके? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये कंफ्यूजन बना रहता है लोगों के मन में कि हम एडवोकेट से अरेस्ट हो चुके हैं, अब हम आगे क्या करें? तो सबसे पहले तो कि मैम। अरेस्ट होने के बाद क्या करना चाहिए, और क्या एडवोकेट हमको प्रोवाइड किया जाएगा? क्या वो एडवोकेट की डिमांड कर सकते हैं कि हमें अपने एडवोकेट से बात करनी है? मैम जो बंदा अरेस्ट हुआ उसका फुल राइट है अपने एडवोकेट से बात करने का, अपने एडवोकेट को चूज करने का। और कौन एडवोकेट होगा वो उसकी मर्जी का होगा, ये उसका राइट है। पहला पर्सन जो मास्टर ऑफ फैक्ट्स है वो बंदा जो अरेस्ट हुआ है, उससे अच्छे फैक्ट्स कोई नहीं जानता। इफ पर्सन वॉन्ट हिमसेल्फ ही कैन डिफेंड हिमसेल्फ एज वेल। इफ ही डिमांडिंग फॉर एडवोकेट, जिस बंदे को वो कह रहा है वही एडवोकेट उसको दिया जाएगा, उसका राइट है। अगर ये इस बात को डिनाई कर रही है पुलिस या किसी भी तरह से डिनाई किया जा रहा है तो जो प्रिजनर्स राइट है, फंडामेंटल राइट में भी इन चीज़ों का मेंशन किया गया है। प्रिजनर्स राइट प्रॉपर्ली वहाँ पे डिफाइंड है फंडामेंटल राइट्स में भी, कि वो चीज़ को डिफाइन नहीं कर सकते। अगर ऐसा किया जाए टोटली इलीगल है, उस बेस पे वो चीज़ क्लेम की जा सकती है और उस बंदे को बेनिफिट मिलेगा इस बात का। दैट इज 100% एज पर लॉ। ओके सर। तो सर, ये प्रोसेस ऑफ द अरेस्टिंग जो है, हालाँकि जो आप जी हल्का-सा जो है इसका ज़िक्र जो है हम पहले कर चुके हैं, लेकिन एक चीज़ का कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए उसके लिए उसका हल्का-सा ज़िक्र सफिशिएंट नहीं होता। उसके बारे में क्या है कि एकदम पूरा अच्छे से बताया जाए तो बेनिफिशियल होगा हमारे व्यूअर्स के लिए। तो ये अरेस्टिंग का क्या प्रोसेस होता है? किस तरीके से अरेस्ट किया जाता है? मैम, किसी भी ताकि बंदे को कन्फ्यूज़न ना अरेस्ट, रहे। जब भी किसी बंदे को अरेस्ट किया जाएगा उसे नोटिस दिया जाएगा कि भाई आप रिप्लाई करिए, अगर पुलिस के पास टाइम है तो। अगर पुलिस उसको विदाउट नोटिस अरेस्ट करती है तो अरेस्ट होने के विदिन 24 आवर्स उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा, और एफआईआर उसकी कोर्ट में पेश करनी पड़ेगी। दैट इज मैंडेटरी। आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते। कोई बंदा अरेस्ट किया जाता है, इन दैट केस अरेस्टिंग से पहले जब बंदा लॉकअप में जाएगा उससे पहले उसका मेडिकल कराया जाएगा। दैट इज मैंडेटरी। मेडिकल होना बहुत ही मैंडेटरी है कि किस कंडीशन में पुलिस ने उस बंदे को डिटेन किया है, व्हाट इज द बॉडी कंडीशन एट द टाइम ऑफ अरेस्ट ऑफ द पर्सन। अगर ये मेडिकल नहीं कराया गया है पुलिस के द्वारा तो इस चीज़ को जो अरेस्टेड पर्सन है वो रिटर्न में दे सकता है कि मेरा मेडिकल कराया जाए। दैट इज माई राइट, एंड पुलिस को कराना पड़ेगा। और अरेस्टिंग के समय हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा पुलिस को। दैट इज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस कि क्या चीज़ उसके पास से बरामद हो रही है, क्या चीज़ की रिकवरी हो रही है एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, उसके पास क्या क्या चीज़ें हैं, और हर एक चीज़ को पुलिस को संभाल के रखना है as per the standard procedure of the arrest when defined by the courts itself and as well as by the CRPC as well. बिल्कुल सर। तो सर, किसी प्राइवेट पर्सन के पास में अथॉरिटी जो है उनके पास में तो राइट है ही अरेस्ट करने का, लेकिन किसी प्राइवेट पर्सन के पास में राइट होता है किसी को अरेस्ट करने का? क्या ऐसा कहीं कोई प्रोविज़न है? मैम, प्रोविजन है। कई बार ऐसे देखने को मिलता है भाई पुलिस वाले ही उल्टे काम करते हैं, सीधे काम नहीं करते। पुलिस वाले ही इलीगल काम कर रहे हैं। तो कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन गो एंड एविडेंस के साथ उस बंदे को पकड़ के पुलिस को हैंड ओवर कर सकता है। दैट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट। लेकिन कागजी कार्रवाई पुलिस के द्वारा ही होगी, बट दैट पर्सन नीड टू शो द एविडेंस टू द पुलिस कि भाई इसने ये गलत काम किया, ये एविडेंस है, मैं इसको यहाँ इसलिए पकड़ के लाया। बिल्कुल सर। तो सर, क्या अरेस्टेड पर्सन के राइट्स होते हैं और क्या उनकी ड्यूटीज होती है? एक पर्सन जो अरेस्ट हो गया उसके पास में किस-किस तरीके के राइट्स होते हैं, जिनका वो मैम, यूज़ जो कर सकता है? अरेस्टेड पर्सन है उसके राइट है जो कि उसको फंडामेंटल राइट के रूप में दिए गए हैं।
फंडामेंटल राइट्स में एक्सप्लेन किए गए हैं। उसको अपना वकील चुनने का अधिकार है, उसको अपने घर वाले से कॉन्टैक्ट करने का अधिकार है बाय लॉकअप इटसेल्फ। उसको किसी भी तरह की कोई परेशानी, कोई दिक्कत, तबीयत खराब है, कोई परेशानी हो रही, पुलिस को बताएगा, उसको राइट टू इलाज का पूरा उसके पास अधिकार है। वकील को लेके पास उसका पूरा अधिकार है, कौन वकील उसका केस लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, ये उसका पूरा राइट है। अगर वो चाहे, अपना वकील ना चाहे, तो वो गवर्नमेंट का वकील भी कर सकता है। उसके लिए उसको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी थाने में या कोर्ट में, जहाँ भी वो ठीक समझे कि मैं मुझे गवर्नमेंट लीगल एड का वकील चाहिए। लीगल एड के द्वारा वकील उसको प्रोवाइड कराया जाएगा और लीगल एड का वकील उसका मुकदमा लड़ेगा। अगर बंदा अपना वकील करना चाहता है तो अपना वकील कर ले, उसके लिए स्वतंत्र है, उसके ऊपर कोई रोक नहीं किसी भी तरह से। सर ये जो कॉन्सेप्ट है मेडिकल का, ये क्या है? हम्म। क्योंकि इसमें भी कंफ्यूजन है लोगों के मन में बहुत सारे कि मेडिकल जो है हम खुद करवाएंगे या पुलिस नहीं करवाएगी, ऐसा करके बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, रेज होते हैं। तो एग्जैक्टली क्या चीज होती है? मैम एक्चुअली जब बंदे का मेडिकल होता है, उसमें जो भी चोटें दिखाई गई, जो भी इंजरीज दिखाई गई हैं, जो पुलिस कराती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराती है एज पर स्टैंडर्ड प्रोसीजर, जो कि प्रोसीजर मैंडेटरी है पुलिस को मेडिकल कराना ही कराना है। चाहे कोई भी केस हो, अरेस्ट हो रहा बंदा, मेडिकल कराएगा ही कराएगा। जो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, लोग कहते हैं अपने आप करा लेंगे भाई, पुलिस के साथ नहीं जाएंगे। उसका कन्फ्यूजन इस बात के होता है, जो चोटें लिखी जा रही हैं एक्चुअल चोटें हैं या नहीं। पुलिस ने कहीं कम तो नहीं करा दी, ज़्यादा तो नहीं लिखा दिया, या फिर कुछ चीज़ चोट है और दिखाने से मना कर दिया, डॉक्टर ने मना कर दिया, डॉक्टर ने लिखा नहीं पुलिस के कहने पे। ये कन्फ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि लोगों को डर लगता है भाई पुलिस है, ऐसा ना हो पुलिस दूसरी पार्टी से पैसा ले ले, या कोई ऐसा काम हो जाए बीच में, कोई बंदा आके मतलब करप्ट पर्सन हो, इन्फ्लुएंस में आ जाए किसी के। इन डेट केस लोग कहते हैं भाई हम अपना मेडिकल अपने आप कराना चाहते हैं, ये सोच करके कि भाई कोई चीज़ छूट ना जाए या कोई चीज़ की गड़बड़ी ना हो जाए। कितने मर्डर केस हैं, मर्डर केस हो गया या कोई भी लड़ाई झगड़े का केस हो गया, या कोई भी केस ऐसा है जो मारपीट है, उसमें चोट लगना, चोट की लेंथ, चोट की गहराई, चोट कहाँ लगी है, किस पार्ट पे लगी है, ये बहुत मायने रखता है। जैसे 325 आईपीसी की धारा जो है, उसमें यह है कि भाई आपके ऊपर कोई धारदार हथियार से वार हुआ है तब 325 लगेगी। लेकिन 325 की चोट इस बात को डिफाइन कर रही हो कि धारदार हथियार से चोट लगी है, तो वो सारे एलिमेंट्स बहुत मैंडेटरी हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन बाय मेडिकल, कि ये प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसीलिए कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए लोग कभी कभी कह देते हैं लोग कि भाई हम अपना मेडिकल अपने आप कराना चाहते हैं। सर ये जो रेप की विक्टिम्स होती है, इनका मेडिकल किस तरीके से होता है? क्या इनके जी पास राइट होता है? क्या वो अपना राइट क्लेम कर सकती हैं कि पुलिस उनका मेडिकल करवाएगी? जो रेप की विक्टिम्स, जो औरतें होती हैं, जो महिलाएं जो होती हैं, जी जी उनका मेडिकल किस तरीके से होता है? मैम उनका जो मेडिकल है वो सीधे कोर्ट प्रोसीजर लेट डाउन है उसके, उसी प्रोसीजर में होगा। क्योंकि बहुत बिल्कुल वाइड सर। और बहुत ही जो सवाल है आपका बहुत ही वाइड है और बहुत कानूनों से घिरा हुआ सवाल है। इसको डिटेल में समझाना एक्चुअली थोड़ा सा आई विल अवॉइड इट, बिकॉज दैट बिल्कुल बिल्कुल सर। इज आज के टाइम में जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ ये सब चीज़ें बहुत ब्रूटल क्राइम में आती हैं। हाँ इतना मैं कह सकता हूँ, जो एक ओवरव्यू मैं आपको दे सकता हूँ, एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन और थॉरो सिक्योरिटी की वजह इन लोगों का जो भी मेडिकल होगा वो होगा बाय लेडी डॉक्टर होगा, और जो सबसे सीनियर मोस्ट डॉक्टर होगा वो करेगा। बहुत से टेस्ट ऐसे हैं जो पहले हुआ करते थे जो आज के टाइम में बैन कर दिए गए हैं गवर्नमेंट की वजह से, कोर्ट के ऑर्डर्स की वजह से, जिनको इनह्यूमन उसमें श्रेणी में रखा गया है। लेकिन हाँ मेडिकल जो है मेडिकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही होगा और एज पर डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट, क्योंकि रेप विक्टिम का जो भी मेडिकल है वो कोर्ट के डायरेक्शन पे ही होगा। बिल्कुल सर। जी हाँ जी सर, इसमें सर मैं लास्ट में आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि ये भी बर्निंग इशू है, क्योंकि आए दिन हम जो है न्यूज़पेपर्स में या जो भी है सुनते हैं, ठीक है, एज ए क्राइम में ये शामिल हो चुकी है चीज, विच इज कस्टडी डेथ। ठीक है सर, ये क्या मैम है, बहुत इसका बड़ा क्या सवाल है, कॉन्सेप्ट है? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है आज के टाइम में। प्लीज कंप्लीट योर सेंटेंस।
यस सर। तो ये जो कस्टडी डेथ है वो क्या है? सेकंड थिंग, जो कस्टडी डेथ के जो विक्टिम्स हैं, जो फैमिली जो होती है जिसके साथ ऐसा ऐसा होता है, उनके क्या राइट्स रहते हैं, या किस तरीके से वो अपना आगे जो है प्रोसेस को फॉलो कस्टडी कर डेथ सकते का हैं? मतलब कोई बंदा जो कि पुलिस कस्टडी में है और उसकी किसी वजह से डेथ हो जाती है, डेट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कस्टडी डेथ। चाहे उसने आत्महत्या कर ली हो, चाहे उसको हार्ट अटैक पड़ गया हो, मतलब व्हाट्सओवर द रीजन, कस्टडी में डेथ हुई विल कम अंडर कैटेगरी कस्टडी डेथ। कस्टडी डेथ के टाइम पे जो फैमिली राइट्स है, सबसे पहली बात तो ये बॉडी का पोस्टमार्टम होना मैंडेटरी है एज पर कोर्ट प्रोसीजर्स कंसर्न। और बॉडी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट फैमिली को इन्फॉर्म करी जाएगी एट द टाइम ऑफ द डेथ ऑफ द पर्सन इटसेल्फ। फैमिली को इन्फॉर्म करा जाएगा कि भाई इस तरह डेथ हुई है, रीज़न क्या है वो एक्सप्लेन किया जाएगा। अगर फैमिली सेटिस्फाइड है, दैट इज अप टू द फैमिली। अगर फैमिली सेटिस्फाइड नहीं है तो इमीडिएटली फैमिली इस बात को लेके कोर्ट में जा सकती है और पुलिस के ऊपर सीधा सीधा 302 का मुकदमा फाइल कर सकती है कि जो बंदा कस्टडी में था, जो भी रिलेशन है कि इसको बंदे की कस्टडी में डेथ हुई है, जो भी रीज़न दिया गया है वी आर नॉट सेटिस्फाइड, उसको बीमारी नहीं थी, चोटें नहीं थी, या 4 दिन पहले बंदा मिल के आया था, इज एब्सोल्युटली फाइन, कोई तकलीफ कोई परेशानी नहीं थी। अगर परेशानी थी तो बंदे को अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया, बंदे को इलाज क्यों नहीं मुहैया कराया गया, इस सारी चीज़ें मैम। और फैमिली चाहे इस बिल्कुल। बात को फाइट करके अगर कहीं पे भी कोई चीज़ निकल के आती है विच इज इलीगल, then police is totally responsible for that। and court उस जिस बंदे ने भी ऐसा लगता है कुछ मिस्चीफ हुई है, that will be totally punished by the court itself। बिल्कुल सर, काफी प्रिसाइजली आपके सर आपके आंसर्स रहे हैं, और हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में अपने जो क्वेरीज डाल सकते हैं, सर जो है डेफिनेटली आंसर देंगे। एंड सर अगेन थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, फॉर योर वेलकम मैम, वैल्यूबल टाइम, आई कैन से दैट। वेलकम। ये मेरे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस था आप लोगों के साथ इंटरव्यू। और दूसरा मेरे लिए कोई भी हेल्प हो तो बताइए प्लीज़, मोस्ट वेलकम। कोई बंदा ऑल ओवर इंडिया जैसे भी चाहें, वी आर देयर टू सपोर्ट यू एंड वी आर देयर टू हेल्प यू इन द लीगल मैटर्स डेफिनेटली ऑल ओवर सर। इंडिया।